बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजवा अगलानी इज़ हेयर। आप सबकी साइकोलॉजिस्ट माहिर नफ्सियात, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज का जो टॉपिक है वो है डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स आते हैं, मसलन डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर, अनस्पेसिफाइड डिप्रेसिव डिसऑर्डर, स्पेसिफाइड डिप्रेसिव डिसऑर्डर और मेडिकेशन कंडीशन डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिप्रेसिव डिसऑर्डर के हर डिसऑर्डर पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले हम बात करते हैं डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। ये है क्या? दरअसल ये डिसऑर्डर बच्चों से रिलेटेड है। अगर बच्चों में इरिटेबल मूड या एक्सट्रीम बिहेवियर होता है, जिसकी वजह से अगर बाइपोलर डिसऑर्डर को डायग्नोज कर दिया जाए तो वो बच्चों के लिए ज़्यादा हो जाता है। इसलिए एपीए ने ये बात देखते हुए डिसरप्टिव मूड डिसऑर्डर को DSM-5 में ऐड किया है। DSM-4 में डिप्रेसिव डिसऑर्डर और बाइपोलर डिसऑर्डर को एक साथ रखा गया है, लेकिन एपीए ने DSM-5 में इन दोनों को अलग किया गया है। इन दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, मसलन इन दोनों डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स तकरीबन सेम ही हैं। दोनों में सोमैटिक चेंजेस और कॉग्निटिव चेंजेस भी सेम ही हैं, जो किसी भी पर्सन या शख्स को डिस्टर्ब कर सकती हैं या किसी भी इंसान के काम करने के फंक्शन को अफेक्ट कर सकती है। ये हैं डिफरेंस पर कि डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर का डिफरेंस क्या है। एटियोलॉजी में डिफरेंस है, टाइम ड्यूरेशन में डिफरेंस है। चार्ट के थ्रू समझाती हूँ। DMD में जो इरिटेबल बिहेवियर है वो स्वेयर या क्रॉनिक है। एज लिमिट जो है वो बिफोर 18 है। साइकोटिक सिम्टम्स रेयर है। कॉमोडिटी जो है वो डिप्रेशन या ADHD है। प्रोग्नोसिस जो है वो क्रॉनिक इरिटेबिलिटी या डिप्रेशन है। स्पेसिफिक सिम्टम्स जो हैं वो टेम्पर आउटब्रस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। इसी तरह अब मैं आपको बाइपोलर डिसऑर्डर के बताती हूँ कि DMD में स्वेयर या क्रॉनिक है तो इसमें एपिसोडिक है, मतलब एपिसोड्स आएंगी। उसकी एज लिमिट 18 है और ये किसी भी एज में आप बाइपोलर डिसऑर्डर को डायग्नोज कर सकते हैं। वो रेयर है, लेकिन ये इतना रेयर नहीं है। इसी तरह इसमें जो क्रॉनिक एबिलिटी और डिप्रेशन है वो भी इसमें चेंजेस हैं। उसमें टेम्पर आउटब्रस्ट होता है और इसमें चेंजेस आती रहती हैं, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता रहता है। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया DMDD डिसऑर्डर का। इसका जो पहला सिम्टम है, इसमें स्वेयर रिकरेंट टेम्पर आउटब्रस्ट होगा, वर्बली और बिहेवियरली, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चा गुस्सा करेगा। जितना उस सिचुएशन में गुस्सा करना चाहिए उससे ज़्यादा गुस्सा करेगा, और जितने टाइम के लिए गुस्सा करना चाहिए उसकी टाइम लिमिट भी बहुत ज़्यादा होगी। सेकंड जो सिम्टम है वो ये है कि टेम्पर आउटब्रस्ट होगा इनकंसिस्टेंटली, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा। विद डेवलपमेंट लेवल, जितना बच्चे का डेवलपमेंट लेवल है उससे ज़्यादा गुस्सा करेगा, उसके मुतजाद, मतलब उल्ट जाएगा, लिमिट उसकी गुस्से की बहुत ज़्यादा होगी। तीसरा जो सिम्टम है इसमें है टेम्पर आउटब्रस्ट अकर्स, मतलब कितने टाइम के लिए होगा, ये वीक में 3 या उससे ज़्यादा बार गुस्सा करेगा। चौथा जो है सिम्टम इसमें ये है कि जो बच्चे को टेम्पर आउटब्रस्ट होगा वो मुस्तकिल होता रहेगा। अगर वो हुआ है तो उसके साथ उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगा। मैं आपको एक मिसाल दे के समझाती हूँ। मसलन बच्चे को अगर फ्राइडे को टेम्पर आउटब्रस्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा उसने गुस्सा किया है, तो उसके बाद उसको मंडे को अगर दोबारा उसको टेम्पर आउटब्रस्ट होगा, लेकिन जो सैटरडे और संडे है उसका सारा वक्त मूड ख़राब रहेगा, इरिटेबल बिहेवियर रहेगा और दूसरे लोग इसको ऑब्ज़र्व कर सकेंगे। अब बात करते हैं सिम्टम 5 यानी E। इसमें क्या बताया गया है? इसमें यह है कि क्राइटेरिया A to D सारा डिस्कस किया गया है, उसके सारे सिम्टम्स होने चाहिए। क्राइटेरिया A to D क्या है वो मैं रिवाइज़ कर देती हूँ। A में ये है कि टेम्पर आउटब्रस्ट होगा वर्बली और बिहेवियरली, और ये सब सिचुएशन और टाइम ड्यूरेशन से ज़्यादा होगा।
बी में जो बताया है वो ये है कि टेम्पर आउटबर्स्ट उसके डेवलपमेंट लेवल से ज़्यादा होगा। सी में ये है कि टेम्पर आउटबर्स्ट जो है वो हफ्ते में 3 या उससे ज़्यादा बार होगा। और डी में ये बताया गया है कि जब उसको टेम्पर आउटबर्स्ट होगा तो उसका मूड लगातार ख़राब ही रहेगा, ठीक नहीं होगा। जब भी उसको टेम्पर आउटबर्स्ट होगा तब भी उसका मूड ख़राब होगा और उससे पहले भी उसका मूड ख़राब ही रहेगा, उसका मूड किसी टाइम भी ठीक नहीं होगा। मतलब ई में ये सब कुछ बताया है कि क्राइटेरिया ए टू डी जो हैं इसके तमाम सिम्टम्स 12 माह या इससे ज़्यादा महीनों के लिए होने चाहिए। और ये जो तमाम वक्त है तकरीबन 3 माह मुसलसल ए टू डी जो सिम्टम्स हैं, ये जो क्राइटेरिया है इसके सिम्टम्स मौजूद होने चाहिए। एफ में बताया गया है जो क्राइटेरिया ए और डी यानी ए और डी में जो सिम्टम्स प्रेजेंट हैं वो एटलीस्ट 3 सेटिंग्स में से 2 में होने चाहिए। कौन कौन सी? स्कूल, घर या दोस्तों के साथ। और इनमें से एक में बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होनी चाहिए। नेक्स्ट जी, इसमें बताया गया है कि अगर बच्चा 6 साल से कम उम्र हो और 18 से ज़्यादा होगी तो हम ये डायग्नोज नहीं करेंगे। मतलब 6 से 18 के दरमियान की एज में ये DMDD डिसऑर्डर डायग्नोज किया जाएगा। एच में ये है कि बाय हिस्ट्री और ऑब्जर्वेशन से जो क्राइटेरिया ए टू ई यानी ए से लेके ई तक जो क्राइटेरिया है इसकी एज लिमिट 10 साल से पहले तक होनी चाहिए। नेक्स्ट आई, इसमें ये बताया गया है कि जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 दिन होना चाहिए। अगर 1 दिन से ज़्यादा होगा तो आपका जो पेशेंट या क्लाइंट है वो हाइपोमेनिक एपिसोड या मैनिक एपिसोड में चला जाएगा। उसका क्राइटेरिया फिर मैनिक या हाइपोमेनिक एपिसोड से मिलेगा। इसलिए इसका टाइम ड्यूरेशन जो होना चाहिए वो 1। आसान लफ्ज़ों में इसका ये मतलब है कि अगर 1 दिन उसको टेम्पर आउटबर्स्ट हुआ है तो उसका मूड गुस्सा या इरिटेबल रहेगा और आगे के दिन उसका सारा मूड जो है वो ख़राब ही रहेगा, मुसलसल वो गुस्से में रहेगा। लेकिन अगले दिन उसको टेम्पर आउटबर्स्ट नहीं होगा, वरना अगर उसको नेक्स्ट डे भी टेम्पर आउटबर्स्ट हुआ तो उसका क्राइटेरिया जो है वो हाइपोमेनिक या मैनिक से मिलेगा और फिर हम उसको वो डायग्नोज करेंगे, DMDD डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर बच्चे को फ्राइडे को टेम्पर आउटबर्स्ट हुआ है और साथ ही उसका मूड भी सारा दिन ख़राब रहा है तो सैटरडे को उसका मूड ख़राब होना चाहिए, लेकिन उसको सैटरडे को टेम्पर आउटबर्स्ट ना हो। अगर उसको फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन लगातार टेम्पर आउटबर्स्ट हुआ है तो फिर हम DMDD डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं करेंगे, क्योंकि ये हफ्ते में 3 या 4 बार होता है, लेकिन लगातार 1 दिन से नेक्स्ट डे नहीं होता। बीच में 2 या 3 दिन का 1 दिन का गैप ज़रूर आता है। अगर उसका बीच में 1-2 दिन का गैप आया है तब ही उसको हम DMDD डिसऑर्डर डायग्नोज करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक फीचर्स की। इसके जो कोर फीचर ऑफ डिप्रेसिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर के हैं वो क्रॉनिक और सीवियर परसिस्टेंस इरिटेबिलिटी है। ठीक है, इसकी जो सीवियर इरिटेबिलिटी है इसके 2 प्रोमिनेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं। पहला जो है वो फ्रीक्वेंट टेम्पर आउटबर्स्ट है, मतलब उसको लगातार गुस्सा आता रहेगा वर्बली और बिहेवियरली, और दूसरे लोग इसको नोटिस करते रहेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट लेवल से उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और हफ्ते में 3 या उससे ज़्यादा बार गुस्सा आता रहेगा। ठीक है, और जो इसका सेकंड मैनिफेस्टेशंस हैं वो ये है कि ये क्रॉनिक होता है। ठीक है, और परसिस्टेंसली इरिटेबल उसका बिहेवियर होता है, मूड ख़राब ही रहता है। ठीक है, जब भी उसको टेम्पर आउटबर्स्ट होगा उससे पहले और बाद का टाइम उसका मूड ख़राब ही रहेगा, उसका मूड कभी भी ठीक नहीं होगा, उसको गुस्सा आता ही रहेगा और दूसरे लोग इसको नोटिस कर सकेंगे जो उसके इर्द गिर्द होते हैं। ठीक है, और इसकी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो क्लियरफुली मतलब ध्यान से उसको डिस्टिंग्विश किया जाता है, स्पेशली पीडियाट्रिक बाइपोलर डिसऑर्डर को। ठीक है, पेडियाट्रिक क्या है? जहां बच्चों और एडोलेसेंट्स का ट्रीटमेंट होता है, ऐसे क्लिनिक को कहा जाता है।
इसमें ये है कि ये जो डिसऑर्डर है ये ज़्यादातर नोटिस किया गया है क्लिनिक्स में कि ये बच्चों में पाया जाता है, और इसकी जो पीरियड है वो 6 मंथ से 1 साल तक है, और जिसकी रेंज है वो 2% से 5% है, और ये फीमेल की निस्बत मेल में ज़्यादा देखा जाता है, और एडोलेसेंस की निस्बत ये स्कूल एज के बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंट एंड कोर्स की। इसमें यह है कि ये 10 साल से पहले डायग्नोस्ड किया जाता है, और अगर बच्चे की उम्र 6 साल से कम है तो फिर इसको डायग्नोस्ड नहीं करेंगे, ये उस पर अप्लाई नहीं होगा। इन शॉर्ट एज लिमिट जो है वो 7 साल से 18 साल की होनी चाहिए। इससे अगर कम होगी फिर भी ये डायग्नोज नहीं होगा, अगर ज़्यादा होगी तो फिर वो बच्चा नहीं बड़ा होगा, फिर उसको हम बाइपोलर डायग्नोज करेंगे। इस तरह फिर इसको DMDD डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं करेंगे। और इसका क्राइटेरिया क्या है कि ये अगर बच्चा 1 साल तक इस तरह ये सारे सिम्टम्स उसमें पाए जाते हैं और 1 साल से वो इस तरह कर रहा है तो फिर ये डायग्नोज होगा। और ये नॉन एपिसोडिक होता है, मतलब इसमें हाइपोमीनिया और मीनिक के एपिसोड्स नहीं पाए जाते। रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स, इसमें फर्स्ट टेम्परामेंटल ये है कि इसमें चिल्ड्रन में क्रॉनिक इरिटेबल बिहेवियर होता है और कॉम्प्लिकेटेड साइकेट्रिक हिस्ट्री होती है, और इसमें जो इसकी रिलेटिव्स हैं वो क्रॉनिक इरिटेबल बिहेवियर उनमें होता है। जेंडर एंड फिजियोलॉजिकल, इसमें यह है कि इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा गुस्सा एग्रेशन पाया जाता है, यानी कि जीन में इस तरह का एग्रेशन वगैरह होता है। नेक्स्ट जेंडर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इश्यूज़, इसमें यह है कि जो बाइपोलर होता है वो मेल और फीमेल में उसकी इक्वल रेंज होती है, लेकिन DMDD में ये ज़्यादा मेल में पाया जाता है फीमेल की निस्बत। आगे रिस्क या सुसाइडल रिस्क जो है वो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा एग्रेशन बिहेवियर की वजह से उनमें ज़्यादा सुसाइडल बिहेवियर या सुसाइडल थॉट्स उनको बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर जो होता है क्रॉनिक इरिटेबिलिटी होता है। शॉर्ट उनके क्रॉनिक इरिटेबल बिहेवियर की वजह से सुसाइडल रिस्क को नोट किया जा सकता है। नेक्स्ट फंक्शनल सीक्वेंसेस ऑफ DMDD, ठीक है, इसमें यह है कि ये इनका रिलेशनशिप अपनी फैमिली मेम्बर से, अपने सिबलिंग के साथ, अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा नहीं होता। इनकी जो स्कूल परफॉर्मेंस होती है वो भी बहुत अच्छी नहीं होती। वो क्यों नहीं अच्छी होती? क्योंकि इनमें लो फ्रस्ट्रेशंस होता है, बहुत ही एक्सट्रीम किस्म का लो होता है, इनमें बर्दाश्त नहीं होती, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ये स्कूल में अच्छे से पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते, नॉर्मल बच्चों जैसी ज़िंदगी भी नहीं गुजार सकते, नॉर्मल बच्चों जैसा इंजॉय भी नहीं कर सकते, किसी गेम में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि इनका झगड़ा हो जाता है। और इनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं फ्रेंड्स वगैरह सबसे, वो भी इतने अच्छे नहीं होते। फैमिली में इनको कम ही इनसे बातचीत की जाती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गुस्सीले होते हैं। और जो चीज़ इनमें बहुत ज़्यादा नोटिस की जाती है वो ये है कि इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, सुसाइडल आइडियाज़ आते हैं, सुसाइडल अटैम्प्ट्स भी होती हैं, और स्फीयर एग्रेशन गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, और इनको अक्सर हॉस्पिटल में इनको भेज दिया जाता है, मतलब ये हॉस्पिटल में एडमिट बहुत ज़्यादा होते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ये जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं इसमें अगर ये वाले जो डिसऑर्डर मैं बताऊंगी, अगर इनका कोई सिम्टम्स इस पेशेंट या क्लाइंट में, बच्चे में पाए जाएं तो फिर हम DMDD डिसऑर्डर को डायग्नोस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो डायग्नोस्ट करेंगे, इसलिए वो सिम्टम्स नहीं होने चाहिए। किसके नहीं होने चाहिए? ADHD जो है इसमें बच्चा बहुत ही एक्टिव रहता है और टिक कर नहीं बैठता, अगर इसके सिम्टम पाए जाएं तो फिर हम ये डायग्नोज DMDD को नहीं करेंगे। डिप्रेशन में क्या होता है कि वो बहुत ही मायूस, उदास रहता है, अलग थलग रहता है, नाउमीदी होती है उसको। एंग्जाइटी में उसको क्या होता है कि वो बेचैन रहता है मुसलसल कि अब आगे क्या होगा। इंटरमीडिएटेड एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर, इसमें यह है कि बच्चे को टेम्पर आउटबर्स्ट स्वेयर किस्म के तो आते हैं, लेकिन उसका मूड लगातार ख़राब नहीं रहता, उसका मूड कभी ठीक हो जाता है। जैसे DMDD में उसका मूड ख़राब
मुसलसल ख़राब रहता है अगर उसको टेम्पर आउटबर्स्ट जिस दिन ना भी आए, लेकिन इसमें इसका मूड ठीक हो जाता है। आगे है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें यह है कि ये बच्चा किसी एक ख़ास से ही बनाकर रखता है और इसमें इसका आई कांटेक्ट भी नहीं होता या बहुत कम होता है। बाइपोलर, इसमें यह है कि बाइपोलर में मेल और फीमेल में ये रेंज इक्वल है, लेकिन DMDD में रेंज इक्वल नहीं है, इसमें मेल में ज़्यादा होता है और DMDD में वो जो उसका मूड है वो लगातार ख़राब रहता है, लेकिन बाइपोलर में उसका मूड कभी कभी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट, ओपोजिशनल डिफेंट डिसऑर्डर। इसमें यह है कि जो बच्चा है वो अपनी जो उसके सिबलिंग है उस पर उसको गुस्सा नहीं आता, बल्कि किसी एक ख़ास पर गुस्सा आता है, और जब उसको गुस्सा आता है तो उसका दिल करता है कि पता नहीं वो उसके साथ क्या कर दे, उसका सर फाड़ दे, उसको शदीद किस्म का उस पर गुस्सा आता है। लेकिन DMDD में उसको अपने सिबलिंग पर भी गुस्सा आता है। नेक्स्ट ये है कि अगर इसके अंदर किसी और डिसऑर्डर के सिम्टम्स पाए जाएं तो फिर हम इसको डायग्नोस्ट नहीं करते। लाइक जैसे मैंने पहले जो सिम्टम्स बताए हैं उन सब के अगर सिम्टम्स मिलते हों तो फिर हम वो डायग्नोस्ट करेंगे, ये डायग्नोस्ट नहीं कर पाएंगे और ना ये डायग्नोस्ट होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं काजेज़ की। फर्स्ट ये है कि उसके साथ कोई हादसा हुआ है छोटे होते, या छोटे होते उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, बिहेवियर घर वालों का नहीं था जिसकी वजह से उसका बिहेवियर ऐसा बन गया है, या उसकी फैमिली में किसी की डेथ हुई है जो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज थी, या उसके फैमिली में डाइवोर्स हुई है, लाइक उसके अपने मदर फादर में ऐसा कुछ हुआ है, या किसी क्लोज वन की जिसकी वजह से उस पर ऐसा असर हुआ है। थर्ड ये है कि उसकी डाइट अच्छी नहीं है जिसकी वजह से उसकी कुछ कमी है डाइट में और वो ऐसा बिहेव करता है। फोर्थ ये है कि उसका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी भी हो सकती है कि उसकी वजह से उसके सर में दर्द होता है, या वो अच्छे से उसकी सेहत अच्छी नहीं है जिसकी वजह से उसका बिहेवियर ऐसे बनता गया और फिर वो इसी को आदी हो गया। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। इसका कोई ख़ास प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है, लेकिन मेडिकेशन के थ्रू इसकी शिद्दत में कमी लाई जा सकती है और इसकी काउंसलिंग के थ्रू लाई जा सकती है। लाइक आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और फैमिली मेम्बर्स की भी काउंसलिंग हो कि वो बच्चे से अच्छे से बात करें ताकि उसकी भी बात करने का स्टाइल और बिहेवियर थोड़ा चेंज हो, अदरवाइज़ कोई प्रॉपर वे नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों से शेयर ज़रूर कीजिएगा और जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। नजवा गिलानी को दीजिए इजाज़त। एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।